लास्ट वीडियो में हमने बात करी एक स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम था थेरानोस, जिसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। उस स्टार्टअप के फाउंडर थे एलिजाबेथ होम्स, जो कि डॉटर थी इसी कंपनी के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की, जो कि पहले थे। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्वाइन कर ली थी और ये कंपनी छोड़ दी थी। इस कंपनी की शुरुआत के बाद 2021 में एनरॉन एक ब्लूप्रिंट बन चुका था लार्ज कॉर्पोरेशन का, जो कि बूस्ट हो चुका था 30,000 एम्प्लॉयज में, और इसका एनुअल रेवेन्यू 100 बिलियन तक के था। पर उस साल के अंत तक आते आते कंपनी को टाइटल मिला बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ ऑल टाइम का। उसी वक्त ऑथर एंड्रसन, जिनका 5 लोगों में से एक बड़ा हिस्सा था, उन्होंने सफर किया इस पार्ट ऑफ स्कैंडल का। एनरॉन एक एनर्जी जायंट था और ये नेचुरल गैसेस के बिजनेस में था। इसकी वैल्यू $70 बिलियन की थी एक टाइम पे, और इसने फॉर्च्यून मोस्ट इनोवेटिव कंपनी के काफ़ी अवार्ड्स भी विन किए थे, वो भी लगातार 6 सालों से। और आखिरी में आते आते कुछ ही महीनों में इसका बैंकरप्ट हो गया। इसकी पूरी कहानी फ्रॉड, करप्शन और सीरियसली मिसमैनेजमेंट होने की है। एनरॉन फाउंड हुई थी 2 कंपनी के मर्ज होने से। एक थी एनर्जी फर्म इंटर नॉर्थ और यूटिलिटी कंपनी ह्यूस्टन नेचुरल गैस। 1985 में अमेरिकन केनले इस कंपनी के सीईओ थे। एनर्जी मार्केट काफ़ी डीरेगुलेशन से गुजर रहा था 80s और 90s में, जिस वजह से एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो रही थी इनकी प्राइसेस। कुछ भी हो सकता है ये बोलने के वजह से इन्होंने इस मार्केट को बुल बनाए रखा। एनरॉन ने अपनी एक ट्रेडिंग सब्सिडी भी खोली अपने प्रॉफिट्स को काफ़ी बढ़ाने के लिए, और जेफरी स्किलिंग अपॉइंट किए गए इस कंपनी के सीईओ बनने के लिए 1991 में। मैकेंसी, जो कि एक कंसल्टिंग कंपनी है, उनके द्वारा स्किलिंग ने ओवरसॉ किया पूरे इंट्रोडक्शन को और कॉर्पोरेशन में कहा कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग लाते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, जिसका मतलब होता है कि प्रैक्टिस करना उन वैल्यूएशन को जो फ्यूचर में आएंगी उन एसेट द्वारा जो कंपनीज खरीदती है, भले उनकी हिस्टोरिकल प्राइस कोई भी हुई हो, जो कि बेसिकली डिसाइड करता है कि एनरॉन के प्रॉफिट किस हिसाब से होंगे, जबकि वो प्रॉफिट अभी आए भी नहीं है, बिना अकाउंटेबल बने कि वो एक्यूरेसी वैल्यूएशन है भी या नहीं। इस ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन के वजह से एनरॉन्स के जो रेवेन्यू है वो बहुत ऊपर ले जाए जाते थे, और 90s के दौरान फॉर्च्यून ने इसको नाम दिया कि ये एक बेस्ट कंपनी है जिसमें आप काम कर सकते हो 2000s में, और इसके स्टॉक कम से कम $90 तक के चले गए थे। और इनके डायरेक्टर्स ने कहा कि इसके प्रॉफिट और भी आगे जा सकते हैं आने वाले सालों में। एनरॉन ने ऐसे 100 जगह और इन्वेस्ट कर रखा था अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स को यूएस और यूएस के बाहर के प्रोजेक्ट्स में। इनमें से एक इंडिया भी थी। इंडिया को भी ये इलेक्ट्रिसिटी देते थे, जबकि उनको पता था कि इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है उस दौरान कि वो इलेक्ट्रिसिटी खरीद सके, और यहाँ से उन्हें लॉस भी आ रहा था। और ये कंपनी ये सारे लॉसेस को हाइड कर देती थी फॉल्स एस्टिमेट से कि आगे जाके ये इनकी वैल्यू हो जाएंगी, और जो नए एसेट उनके पास आते थे उससे इसे बदल देती थी। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में इन्होंने काफ़ी सारे पावर हाउसेस भी खोल दिए थे ताकि रिपोर्टेड लॉस और कैश फ्लो इशू कवर अप हो जाए। एनरॉन ये सारे पैसे बोरो करता था अपने एसपीवी से, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज खोल के, जो कि सब्सिडीज के तरह होती है इन कॉर्पोरेशंस की, और उसे कैपिटलाइज कर दिया जाता था एनरॉन के स्टॉक्स के साथ, जो कि इम्पॉसिबल बना देता था लैंडर्स को अपने पैसे रिसीव करने से अगर कंपनी डूबती है तो, अगर एनर्जी कंपनी स्ट्रगल करती है तो। जब 2000 में .com बबल आया, जो कि बहुत बड़ा क्रैश था, उसने एनरॉन के एसेट को बहुत हार्ड हिट किया, तो उन्हें डाइवर्सिफाई किया इस इंडस्ट्री को वीडियो डिमांड्स में और हाई स्पीड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स में। इन्वेस्टर काफी कॉशियस होते जा रहे थे और थोड़े स्पेक्टिकल होते जा रहे थे कि क्या हो रहा है इसमें, कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है बिजनेस। और अर्ली 2001 में सीरियस क्वेश्चंस उठाए गए एनरॉन के फाइनेंस स्टेटमेंट्स में। ले ने स्टेप डाउन किया अपने सीईओ के पोजीशन से और उनकी जगह स्किलिंग ने ली। तब एनरॉन की स्टॉक प्राइस की वैल्यू $40 तक के गिर चुकी थी 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि कंपनी की अकाउंटिंग मॉड्यूल की कमजोरी काफी फैल चुकी थी। स्किलिंग ने भी स्टेप डाउन कर दिया अपने पोजीशन से 2001 में, और लेइंग ने अपनी जगह वापस ले ली। एनालिसिस्ट काफी बुरा बोल रहे थे इस स्टॉक्स को उस वक्त। लेइंग ने अपने बिलियंस डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए। उस वक्त अक्टूबर में एनरॉन ने अपने फर्स्ट क्वार्टर लॉस दिखाए 4 सालों में, और $1 बिलियन ऑफ अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स के चार्जेस जब उस कंपनी पे लगे, और SEC सिक्योरिटी
एक्सचेंज कमेटी ने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चालू की उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नवंबर में कंपनी ने रिवील किए अपने ओवरस्टेटेड प्रॉफिट्स को, जो उन्होंने इतने सालों में बढ़ाए थे। वो कम से कम $591 मिलियन थे, जो कि 1997 और 2000 के दौरान हुए थे। और उनके 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज के 401 स्कीम्स को ब्लॉक कर दिया गया था 30 दिनों तक, क्योंकि उन पे चार्जेस लगे हुए थे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। और इनरॉन के बैलेंस शीट में स्टिल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी उनके बैलेंस शीट के कर्ज के सेक्शन में। 30 नवंबर तक कंपनी की स्टॉक की प्राइस हद तक के नीचे आ गई थी, जो कि हो चुकी थी 26 सेंट तक के, पूरे $80 से 26 सेंट तक, और $80 से पूरे नीचे तक के आ चुकी थी फरवरी में। एनरोल ने फाइन करी अपनी बैंकरप्सी प्रोटेक्शन ठीक उसके 2 दिन बाद 2 दिसंबर में। ये इसके ठीक 1 साल पहले 7 बिगेस्ट कॉर्पोरेशन थी यूनाइटेड स्टेट की, और 1 साल के अंदर अंदर ये इतने नीचे आ चुकी थी। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब और अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी, और इनके शेयर होल्डर्स ने सूट किया बैंक्स को, जैसे कि जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप्स, फॉर कंडक्टिंग डील्स, जो कि सूट फाइल जीतने के बाद उन लोगों को $7.2 बिलियन भी मिले, जो कि 1.5 मिलियन विक्टिम्स के साथ शेयर किए गए। कई एग्जीक्यूटिव्स को चार्जेस में लिया गया गलत एक्टिविटीज के वजह से, जिसमें ले और स्किलिंग दोनों का नाम भी था, जिनके ऊपर पूरे 39 नंबर्स ऑफ चार्जेस लगे, जिनमें से फ्रॉड्स और कंस्पिरेसी के थे, जो कि लगे उन पे जनवरी 2006 में, जिनमें उन्हें नॉन गिल्टी भी पाया गया। लेस को हार्ट अटैक आ गया, जिससे पहले उनको सेंटेंस मिलने वाला था, पर स्टीलिंग को 24 ईयर्स का सेंटेंस मिला, जिसमें से उन्होंने 12 साल पूरे किए और रिलीज हुए 2019 में। एनरॉन के ऑडिटर्स को एग्जेम्प्ट नहीं मिली पनिशमेंट की, जो कि आर्थर एंडरसन थे, जो कि 5 में से एक बड़े अकाउंटेंट थे फर्म के, जिन्हें बाद में गिल्टी पाया गया उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि रेलेवेंट थे SEC के लिए। उनके लाइसेंस जब्त किए गए और उनके सारे फर्म बंद हो गए। फिएस्को 100 ने यूनाइटेड स्टेट में उसके बाद काफी सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए ताकि ये फ्यूचर में रिपीट ना हो, जिसमें से एक सार्विनेस ऑक्सी एक्ट था, जो कि पब्लिक कंपनीज के लिए था कि वो क्या सर्विसेज दे रही है और वो किस तरह से अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट एग्जीक्यूट करती है। एनरोल के स्कैंडल के इफेक्ट्स आज भी दिखते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो।